जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। जाहिर सी बात है, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज एक जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूं जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, डिफेंस और साइंस के नाम से जाना जाता है। और इसी के अंतर्गत मैं आप लोगों से आज दुनिया के दो घातक हथियार जिसे हाइड्रोजन बम और परमाणु बम के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। और इसके सिद्धांतों के बारे में हम समझने वाले हैं कि यह साइंस के किस सिद्धांत पे काम करता है। तो दोस्तों, आज का जबरदस्त टॉपिक स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले अगर मैं परमाणु बम की बात करूं तो परमाणु बम जो होता है वह नाभिक विखंडन के सिद्धांत पे आधारित होता है। और वहीं पे अगर हम हाइड्रोजन बम की बात करें तो ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे आधारित होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों को परमाणु बम सबसे खतरनाक बम लगता है, लेकिन इससे भी ज्यादा 1000 गुना ज्यादा जो खतरनाक है वह हाइड्रोजन बम है। तो आइए आज इसी के बारे में हम लोग जरा सा बात करते हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, सबसे पहले मैं परमाणु बम के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जब हम परमाणु बम को समझ लेंगे तो उसी से उस हाइड्रोजन बम का अंदाजा लगाने में आसानी होगा। तो दोस्तों, अभी तक पूरे विश्व में 2 बार का उपयोग किया गया है। वह भी कब? अमेरिका के द्वारा। किसके ऊपर? जापान के ऊपर। जब 1939 से 1945 तक हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसी के दौरान 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे एक बम गिराया गया था, जिसको हम लोग लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के ऊपर बम गिराया गया था, जिसे फैट बॉय के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें जो हिरोशिमा के ऊपर लिटिल बॉय बम गिराया गया था, उसमें यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया गया था। और जो नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को फैट बॉय गिराया गया था, इस पे प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया गया था। जापान अभी तक तो हमको लगता है कि जापान में सिर्फ 2 बार ही जो है परमाणु बम का हमला हुआ, लेकिन कहा जाता है कि मारे हुए को भगवान भी मारते हैं। इसका अपना ही परमाणु रिएक्टर जो बिजली बनाने के काम में आता था, 2011 में फुकुशिमा के नाम से जाना जाता स्थान पे था। वह क्या किया, वहां भी अपने आप वहां पे क्रैक आ गई, दरारें आ गईं और उसका हालत खराब हो गया। और उसके बाद ही जापान ने निर्णय लिया कि वह अपने यहाँ जितने भी इस तरीके के विद्युत बनाने वाले परमाणु रिएक्टर हैं उसके ऊपर काम करेगा, और उसको जल्द से जल्द यानी 2050 तक उसका प्रयत्न है कि यह इन सारी चीजों को बंद कर दे। क्योंकि यहाँ से जब रेडिएशन निकलता है तो बड़ा खतरनाक स्तर पे रेडिएशन निकलता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर जब परमाणु विस्फोट होता है तो वहां से एक्स रे और वाई रे किरणें निकलती हैं। एक्सरे की बात करूं तो एक्सरे, वही एक्सरे जब हमारी हड्डी टूट जाती है, हमारे दांत टूट जाते हैं, या कभी सोने या हीरे के अंदर अगर कोई कमी है उसके जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। साधारणतः हमारे शरीर के ऊपर जो रंटजन किरणें डाली जाती हैं, एक्स किरणें, वो कितने रंटजन तक होती हैं? वह मात्र 6 तक होती हैं। या अगर इनके तरंग दैर्ध्य की बात करें तो ये 0.01 से लेके 10 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य तक की होती हैं। अच्छा, जब यहाँ पे विस्फोट होता है तो पल भर के अंदर कई किलोमीटर का एरिया जो है कि वहां पूरा का पूरा आग का गोला बन जाता है। लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक का एरिया जो होता है, और वो पूरा जल के राख हो जाता है। और वहां से फिर विकिरण निकलना शुरू करती हैं। जो विकिरण होती है वह एक्सरे होती है और वाई यानी गामा रे। ये इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं हमारे शरीर के ऊपर। अगर डॉक्टर जो है कि कितना रंटजन तक का उपयोग कर रहा है, सिर्फ 6 तक का, 6 से 10 तक मैक्सिमम कर सकते हैं। लेकिन यहां पे अगर देख रहे हैं कि जब इससे 250 रंटजन की तरंग दैर्ध्य निकलेगी तो उस समय क्या होगा, ये हमारे पूरे शरीर को नष्ट करके रख देती है। और इससे ज्यादा खतरनाक होती है गामा किरणें। यहाँ पे जब 2 परमाणु बम जापान में गिराए गए थे तो कहा जाता है कि 80,000 लोग मर गए थे वहां पे, एक बहुत बड़े एरिया में जो है कि आज तक भी वहां जो बच्चे पैदा होते हैं वह विकलांग पैदा होते हैं। कहा जाता है इसका रेडिएशन एक बहुत लंबे समय तक बना रहता है, एक लंबे समय तक बना रहता है।
अब अगर बात करें इसके रेडिएशन से होता क्या है, ये रहा दोस्तों हमारा डीएनए। ये हमारा क्या रहा, डीएनए, जिसे वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। अब इसमें क्या होता है, यही हमारा कोई नाक बना रहा है, कोई कान बना रहा है, कोई फेफड़ा बना रहा है, कोई दांत बना रहा है, इसमें आनुवंशिक विविधता आ जाती है। पता चला जब ये रेडिएशन गई तो ये वाली सीढ़ी का डंडा ही उड़ा दी, पता चला कि कान ही खत्म हो गया। और यह एक लंबे समय तक होता रहता, ये नहीं कि 10 दिन 15 दिन महीना, कहा जाता है कि ये एक लंबे दशकों तक, वर्षों तक चलता रहता है। अब अगर हम बात करें, ये तो हमने देखा कि किस तरीके से कितनी तबाही मची। जरा हाइड्रोजन बम के बारे में बात करते हैं, फिर इसका सिद्धांत समझेंगे और किन देशों के पास है इसको समझेंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, बिल्कुल मजा आ जाएगा, मजा आने ही वाला है। कह रहा हाइड्रोजन बम कैसे काम करता है। 50% ऊर्जा, यानी जैसे ही ब्लास्ट होगा हाइड्रोजन बम, जैसे ही ब्लास्ट होगा 16 किलोमीटर के रेडियस में मारेगा, पूरा आग का गोला उठेगा। सिर्फ आग का गोला, इतना ज्यादा टेम्परेचर पैदा होगा। वही कह रहा है कि 50% ऊर्जा ब्लास्ट से निकलेगी, 16 किलोमीटर तक की इमारतें ध्वस्त। 35% ऊर्जा हीट, यानी सूर्य जितनी चमक होगी जो त्वचा को पिघला देगी। और यहां पे 15% ऊर्जा यानी रेडिएशन, कैंसर और जेनेटिक डैमेज। रेडिएशन से निपटने के लिए दोस्तों क्या दिया जाता है, रेडिएशन से निपटने के लिए दवा के रूप में पोटेशियम आयोडाइड दिया जाता है, क्योंकि इसका जो प्रयोग करने से क्या होता है, इसका प्रयोग करने से रेडिएशन का खतरा कम होता है। रेडिएशन जो सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है हमारे गर्दन में और हमारे थायराइड ग्लैंड पे पड़ता है। ऐसे तो हमारी किडनी, तरह तरह से हमको बीमारियां ही बीमारियां प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देंगी, लेकिन चारों तरफ रेडिएशन फैल गया है आपके शरीर पे, यहां तक कि वहां के पेड़ भी गजब गजब के पैदा होंगे। किसी में फल नहीं लगेगा, किसी में फूल नहीं लगेगा, किसी की डाली तिरछी जा रही है। जितनी भी जीवित चीजें होती हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा, अगले 10 सेकेंड में क्या होगा, पहला 1 सेकेंड 1,00,000 डिग्री सेल्सियस का आग का गोला 16 किलोमीटर व्यास। अब समझिए 1,00,000 डिग्री सेल्सियस, यानी भाप बन के पल भर में सारी चीजें उड़ जाएंगी। और 5 सेकेंड शॉक वेव 5 स्पीड से फैलेगी, यानी जो शॉक वेव है ये 5 गुना स्पीड से चलेंगी। कान के पर्दे, शीशे, खिड़कियां सब फूट के रह जाएंगे। 10 सेकेंड में सब कुछ वाष्पित, इंसान, गाड़ियां, इमारत, सब कुछ जल के राख हो जाएगा। मात्र 10 सेकेंड के अंदर देखते देखते चारों तरफ सिर्फ आग ही आग दिखाई देगी, अगर हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल किया गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि वो अभी वर्तमान में कितने देशों की बात है। अगर हम वाशिंगटन पोस्ट की बात करें तो दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन और भारत ने माना जाता है कि हाइड्रोजन बम वाले हथियार का परीक्षण किया। भारत ने 1998 में जो 5 नाभिकीय हथियार का परीक्षण किया था उसमें एक हाइड्रोजन बम था। पाकिस्तान के पास ऐसा हाइड्रोजन बम संभवतः नहीं है। मतलब समझ पा रहे हैं, उस समय हमारे भारत देश में अटल बिहारी वाजपेयी का शासन काल था, जिनका कहना था कि हम रहें या न रहें, देश रहना चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक जबरदस्त कदम उठाते हुए उस समय इस हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया और इसका आज हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हम एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में हैं इस समय। अगर हम बात करें तो यहां परमाणु बम और हाइड्रोजन बम के बीच में अंतर की बात करते हैं। परमाणु बम, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ इस्तेमाल किए थे, परमाणु विखंडन नामक प्रक्रिया पर निर्भर करता है। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 जैसे समस्थानिक आसानी से विखंडित हो जाते हैं। जब कोई न्यूट्रॉन उनके नाभिक से टकराता है, नाभिक विभाजित हो जाता है, जिससे अधिक न्यूट्रॉन निकलते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा मिलती है। एकदम सिंपल वे में समझाऊंगा, 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। ये रहा आपका यूरेनियम, और ये आपके यूरेनियम के ऊपर जैसे ही बम्बार्डमेंट की जाएगी,
जैसे ही यहां पे बम्बार्डमेंट की जाएगी, इस पे टक्कर मारा जाएगा, ये दो भागों में टूट जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये है क्या? इसको न्यूट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन। और यहां से आप देखेंगे यूरेनियम 238 निकलेगा और 235, यानी यहां पे अगर हम बात करें यूरेनियम 238 के ऊपर जब यहां पे आके फिर विस्फोट होगा तो इसी से क्या बनता है? प्लूटोनियम। क्या बनता है? प्लूटोनियम। तो याद रखिएगा कि जो है कि न्यूट्रॉन की बौछार जब यूरेनियम 238 पे की जाती है तो इसी पे क्या बनता है? इसी से बनता है प्लूटोनियम। क्या बनेगा? प्लूटोनियम। अच्छा, अब ये हो गया यूरेनियम और प्लूटोनियम। तो यहां से एक टूटा, एक से तीन निकला, तीन तोड़ा, फिर तीन से क्या होगा? तीन से नौ, नौ से 27। एक जबरदस्त चैन रिएक्शन बनता है और जबरदस्त तरीके से ऊर्जा मिलना शुरू हो जाती है। ये है, इसीलिए कहा जाता है कि परमाणु बम एक बार चलाना तो आसान है, लेकिन चल गया तो फिर रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, और कभी भी मानवता के हित में यह आवश्यक है कि इसका उपयोग कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लेके आएगा। जमीन, धरातल, पृथ्वी, मनुष्य, सब जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, यहीं पे मैं आप लोगों से एक बम और की बात कर लेता हूं, जिसे कहा जाता है नाइट्रोजन बम। और अगर नाइट्रोजन बम छोड़ा जाए तो सिर्फ जहां जीवित इंसान ही खत्म होंगे, जीवित इंसान, पक्षी, पेड़ पौधे, ये, क्योंकि ये ऑक्सीजन खत्म कर देता है। तो तरह तरह के बम बने हुए खतरनाक श्रृंखला चल रही है। आप लोगों को अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। आप लोगों के लिए इसी तरीके से ज्ञान भरी वीडियो लेके आता रहूंगा। दोस्तों, काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो अगर चीजें पसंद आए तो हौसला बढ़ाया करिए, चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करा करिए। आइए आगे आइए, देखिए और कहता है, अब यहां हमने देखा, और जब आपके पास यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 एक का बड़ा महत्वपूर्ण द्रव्यमान यानी भारी मात्रा में होते हैं, तो यह सारा विभाजन और न्यूट्रॉन निर्माण एक अनियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया की ओर ले जाता है। और हर बार जब एक परमाणु अलग होता है तो यह अधिक न्यूट्रॉन और ऊर्जा जारी करता है, जो अन्य परमाणुओं को विभाजित करता है और भी अधिक ऊर्जा प्रदान होती है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा रहा है। न्यूट्रॉन से यहाँ पे क्या किए? बम्बार्डमेंट किए, तीन भागों में टूटा, तीन से फिर तीन, और एक एक तीन तीन को तोड़ता जाएगा। इसी को चैन श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। आइए जरा हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम एकदम जो है वहां ऊपर आप लोगों का परमाणु बम नाभिकीय विखंडन था, लेकिन यह क्या है? नाभिकीय संलयन है। आइए बात करते हैं। कहता है अब तक का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम एक रूसी परमाणु बम जिसे जार बाम्बा कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बमों का राजा, की क्षमता 50 मेगाटन टीएनटी थी। यानी जो ये परमाणु बम नापा जाता है, इसकी पावर नापी जाती है, किसमें नापी जाती है? टीएनटी में। जार बाम्बा के विस्फोट से 62 मील दूर तक, यानी नियर अबाउट 100 किलोमीटर दूर तक विकिरण जल सकता था। जार बाम्बा परीक्षण के दौरान 500 मील से अधिक दूर खिड़कियां टूट गई थी। अब अंदाजा लगाओ भाई, 500 मील लगभग अगर बात किया जाए, 500 मील की अगर बात किया जाए तो लगभग ये कितने पहुंच जाएगा? लगभग 700 किलोमीटर, 700-750 किलोमीटर से अधिक दूर की खिड़कियां टूट गई थी। हाइड्रोजन बम कैसे काम करता है? देखो यार, हाइड्रोजन बम का एकदम सिंपल सा काम होता है। यहां पे एक हाइड्रोजन बम को जो है कि एक्टिवेट करने के लिए परमाणु बम के टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। यहां पे यही जो परमाणु बम वाली विखंडन वाली क्रिया होगी, इसमें कराया जाता है। और इस चैम्बर में भरी रहती हैं गैसें, और ये गैसें जो है कि जब ज्यादा दबाव पाती हैं तो आपस में संलयन करने लगती हैं, और इसके आपस में संलयन करने की वजह से जबरदस्त तरीके से क्या होता है? ऊष्मा निकलनी शुरू हो जाती है। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट में समझते हैं आसानी के साथ। हाइड्रोजन बम कैसे काम करता है? हाइड्रोजन बम के पहले चरण में विखंडन विस्फोट होता है, जहां यहां पे क्या होगा? विखंडन विस्फोट होता है। यह विकिरण विस्फोट बदले में दूसरे चरण संलयन की ओर ले जाता है।
प्रारंभिक परमाणु विस्फोट से उत्पन्न अत्यधिक गर्मी और दबाव ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन से बनी दो हल्की गैसें हैं। कौन कौन? ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। यहां ड्यूटेरियम ट्रिटियम भरी रहेंगी, यहां पे होगा जबरदस्त तरीके से विस्फोट, यहां पे बनेगा प्रेशर, उसके बाद ये क्या करेंगे? रिएक्शन। वही कह रहा है कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन से बनी दो हल्की गैसों को एक साथ धकेलते हैं। जब उन्हें एक साथ धकेला जाता है तो कुछ हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से जुड़ जाते हैं जिससे हीलियम बनता है। क्या बनेगा इसमें? इसमें हीलियम बनता है। संलयन की यह प्रक्रिया प्रति इकाई द्रव्यमान में विखंडित की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा मुक्त करती है और संलयन प्रतिक्रिया से मुक्त ऊर्जा भी विखंडन प्रतिक्रिया में वापस चली जाती है, जिससे इसका उत्पादन बढ़ जाता है। यह सब लगभग क्या होता है? तुरंत होता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इसके बारे में देखा जबरदस्त तरीके से। अच्छा, अगर यहां पे हम बात करें डिस्क्लेमर की, इस वीडियो में दी गई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोत जैसे विकिपीडिया, शोध पत्र, समाचार रिपोर्ट से ली गई है। यह केवल शैक्षिक और जागरूकता उद्देश्य के लिए है। हम किसी भी देश संगठन की नीतियों का समर्थन या विरोध नहीं करते। नाभिकीय हथियारों का वास्तविक डेटा अक्सर शीर्ष गोपनीय होता है, इसलिए कुछ तथ्यों में विसंगतियां हो सकती हैं। आधिकारिक जानकारी के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जैसे स्रोत से सत्यापन करें। हमारा उद्देश्य डर फैलाना नहीं बल्कि विज्ञान को समझाना है, शांति और मानवता का समर्थन करना है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो दोस्तों चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।